डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डीबी स्कैन एल्गोरिदम। और डीबी स्कैन एल्गोरिदम के बारे में हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा, न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ। तो इसीलिए इसको लास्ट तक देखना, इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं है जो कहानी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपका जो डीबी स्कैन है, इट इज अ डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। ये किस में आता है? क्लस्टरिंग एल्गोरिदम में आता है। जैसे हमारे पास क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे एल्गोरिदम्स आते हैं जहां पे लेबल्ड डेटा के ऊपर काम किया जाता है, लेकिन जो क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वहां पे अनलेबल्ड डेटा होता है। मतलब मुझे आउटपुट नहीं पता, मुझे इनपुट पता है, उसके बेसिस पे जो भी पास पास वैल्यूज हैं, जो भी इक्वली लाइकली वैल्यूज हैं, उनको मैं एक क्लस्टर में डालने की कोशिश करता हूं बेस्ड ऑन वेरियस मेथड्स। तो यहां पे हम लोग डेंसिटी बेस्ड मेथड अप्लाई करेंगे और उसकी वजह से हम लोग ग्रुप करेंगे पॉइंट्स को ताकि वो एक क्लस्टर में आ जाए, दूसरे वाले दूसरे क्लस्टर में आ जाए। इस तरीके से हम लोग क्लस्टर्स जो है वो डेटा पॉइंट्स के बनाएंगे। जो भी क्लोजली पैक्ड होंगे उनको एक क्लस्टर में डालने की कोशिश करेंगे। बस ये मेन मेरे पास यहाँ पे फंड है। और यहां पे मुझे आइडेंटिफाई क्या करना है? आउटलायर्स, नॉइस। मतलब कि कुछ लोग तो आगे मेरे क्लस्टर में, लेकिन जो पॉइंट किसी भी क्लस्टर में नहीं आ रहा वो क्या कहलाता है? आउटलायर या फिर नॉइस कहलाता है। अभी आपको एग्जांपल से बताता हूं ये कैसे वर्क करता है। यहां पे सबसे पहला पॉइंट हमें क्या है? डिफाइन करना पड़ता है डेंसिटी। और डेंसिटी के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ता है यहां पे एप्सिलॉन की मिनिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए और दूसरा मिनिमम पॉइंट। देखो एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज आप एक मॉल के, एक बहुत बड़ा मॉल है और उसके अंदर आप एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर हो और सीसीटीवी से आप सर्विलेंस कर रहे हो सारी चीजों के। अब उसके अंदर क्या होता है, मॉल में किसी पर्टिकुलर शॉप के बाहर या किसी पर्टिकुलर शोरूम के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है, किसी के बाहर कम भीड़ है। तो आपने इस तरीके से अपने क्राउड को चेक करना है कि कहां पे क्राउड ज्यादा है, कहां पे कम। अब ऑब्वियसली आप क्या करोगे? सबसे पहले एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन आपको बताता है कि अगर आपने एक क्लस्टर बनाया, मतलब आपने एक क्राउड जो है वो आइडेंटिफाई किया, उसमें बहुत सारे आपके लोग होंगे। सबसे पहले तो आपको यह पता करना है कि एक क्राउड के अंदर कितने लोग होने चाहिए। मतलब आप 5 लोगों को इकट्ठे खड़े हैं उनको क्राउड बोलोगे, या 10 लोगों को क्राउड बोलोगे, 15 लोगों को। तो आपने लेट्स सपोज मिनिमम पॉइंट बोल दिया 5। इसका मतलब क्या है? जहां पे 5 लोग इकट्ठे खड़े हैं मतलब वो एक क्राउड है। तो ये चीज आपने डिसाइड कर दी। दूसरा यहां पे क्या है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है। मतलब अब यार वो 5-6 लोग एक क्राउड में खड़े हैं तो ऑब्वियसली उनके बीच में कोई ना कोई मिनिमम डिस्टेंस होगा। ऑब्वियसली ऐसा ना हो कि हो सकता है एक बंदा जो है वो बिल्कुल पास में खड़ा हो, एक बंदा जो है वो क्लस्टर से बाहर खड़ा हो। तो आपको यह भी डिसाइड करना है कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितने एक दूसरे से दूर होने चाहिए, कितने एक दूसरे से पास होने चाहिए। तो वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसको डिसाइड करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है क्या? कोर पॉइंट कौन से होंगे, बॉर्डर कौन सा होगा और नॉइज कौन सा होगा। अरे भैया कोर क्या है? कुछ नहीं है, 5-6 लोग इकट्ठे खड़े हैं, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा एक क्लस्टर है। अब उस क्लस्टर के बीचों बीच जो खड़ा है, जो पॉइंट जो है वो क्लस्टर का कोर वैल्यू है, मतलब सेंटर पॉइंट है, वो क्या हो गया? कोर हो गया। बॉर्डर क्या हो गए? बॉर्डर मतलब एक तरह से पॉइंट हो गए जो बिल्कुल लास्ट में बॉर्डर के पास खड़े हैं, बिल्कुल उस क्लस्टर के एंड पॉइंट पे खड़े हैं। और नॉइज क्या हो गया? वो बंदा जो उस क्लस्टर में नहीं आ रहा, उसके बाहर है, वो क्या है? नॉइज हो गया। बस यही चीज है। इसी तरीके से आपने एक और क्लस्टर बना लिया, उसमें भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि 5 लोग अगर एक जगह पे खड़े हैं तो वो आपका एक क्लस्टर हो गया। अब लेट्स सपोज बीच में एक सेंटर पे कोई पॉइंट खड़ा है, वो कोर हो गया। और आसपास के जितने भी बंदे वो उस पूरे क्लस्टर के उस डिस्टेंस के अंदर अंदर आ रहे हैं, वो क्या हो गए? आपके सारे के सारे बॉर्डर्स हो गए। और नॉइज क्या हो गया? जो उससे बाहर खड़ा है। बस ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। इसी को हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं मैं किस तरीके से करना है। सारा न्यूमेरिकल एग्जांपल है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 12 पॉइंट्स हैं, x की वैल्यूज है, y की वैल्यू है। मतलब इस तरीके से मेरे डेटा पॉइंट्स यहां पे दिए हैं। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मतलब पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस क्या है? P2 का P1 के साथ, P3 का P1 के साथ, P4 का P1, इस तरीके से सारे पॉइंट का। जब ये हो जाएगा फिर P3 का P2 के साथ, P4 का P2 के साथ, मतलब हर एक पॉइंट का एक दूसरे से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप ल्यूसिडियन मेथड भी यूज कर सकते हो, मैनहट्टन भी यूज कर सकते हो। तो अगर मैं ल्यूसिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करता हूं तो उसके बेसिस पे
ये पूरा का पूरा डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे निकल के आएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि P1 का P2 P3, अब देखो P1 का P1 के साथ तो 0 ही होगा, लेकिन P1 का P2 के साथ, P1 का P3 के साथ, इस तरीके से सारा डिस्टेंस आ गया। P2 का आ गया, P3 का आ गया, P4 का आ गया, इस तरीके से हमने सारा डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम पहले भी बहुत बार यूज कर चुके हैं, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपको पता होना चाहिए किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये सारा का सारा जब आपका डिस्टेंस आ गया, अब आपको सिंपली क्या कैलकुलेट करना है, आपको सबसे पहले पता करना है कि भैया मेरा एप्सिलॉन वैल्यू क्या है, मतलब कितने गैप के बीच में मैंने एक क्लस्टर के अंदर एलिमेंट्स को खड़ा करना है, लोगों को खड़ा करना है। तो लेट्स सपोज आपने यहाँ पे एप्सिलॉन जो है, अगर आपके पास ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता तो आपको देंगे वहां पे, तो यहाँ पे एप्सिलॉन लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ 1.9, तो एप्सिलॉन अगर मैं 1.9 ले लेता हूं, तो आप देखो P1 से कौन कौन पास खड़ा है, मतलब 1.9 से कम, 1.9 तो बड़ी वैल्यू होगी, थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, उससे कम कम वाले जितने भी है, मतलब वो एक क्लस्टर में एक पास पास खड़े हैं। तो देखो P1 से P1 तो चलो वो तो है ही 0, P2 देखो 1 पॉइंट नहीं, ये जो ज्यादा वैल्यू होगी यहाँ पे या कम हुई, ये वाली वैल्यू मेरी क्या होगी, कम होगी। तो यानी P2 मेरा जो है वो P1 के पास में खड़ा हुआ है, तो यानी ये वैल्यू उठा ली। ये 2.1 तो ये तो थ्रेशोल्ड से बड़ी वैल्यू होगी, रहने दो, ये भी रहने दो, ये भी। इस तरीके से मेरे को सारी वैल्यूज को चेक करना है। 1.58 मेरा यानी P10 भी मेरा यहाँ पे खड़ा है, तो 1.58 उठा लिया, ये वाली वैल्यू भी बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी। इस तरीके से आपको एक एक करके सारा, अब P2 का सबके साथ, तो P2 का देखा यहाँ पे, P1 ऑब्वियसली आ गया, यहाँ पे P2 तो आएगा ही आएगा, P3 भी आ गया यहाँ पे। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे जो है वो और कौन कौन सी वैल्यूज आई जो 1.9 से लेस है, ये वाली वैल्यू, दैट इज P11 आ गया यहाँ पे। और इसके अलावा मेरे पास नहीं, कोई भी नहीं आया, तो ये मेरे पास इस तरीके से वैल्यूज आएंगी। फिर P3 का हमने कैलकुलेट करना है कौन कौन से इस थ्रेशोल्ड से कम है, तो P3 का चेक किया यहाँ पे, P1 तो ज्यादा दूर है जी, ये आपके पास नजदीक है, P2 आपका नजदीक है, ये तो 0 ही हो गया, ये भी आपका P4 भी क्या हो गया, नजदीक हो गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे P4 आ गया, उसके बाद P, ये भी बड़ी वैल्यू, ये भी बड़ी वैल्यू, ये भी 1.9 से बड़ी है, 1.9 से बड़ी है, सारी 1.9 से बड़ी है। तो इस तरीके से आपको जो है वो P4 एक एक करके सबके लिए करना पड़ेगा। P4 देख लो जी, यहाँ पे 1. ये आपके पास यहाँ पे 1.9 से छोटी है, दैट इज P3, और P4 तो यहाँ पे है ही, और कौन सा है ये जी, आपके पास यहाँ पे P7 आ गया, और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे दैट्स इट। इसी तरीके से फिर P5 कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू 1.9 से छोटी है, 1.9 से छोटी ये आपके पास P7 है यहाँ पे, और 1.9 से छोटी आपके पास ये आ गई, दैट इज P8 आ गया, और इसके अलावा 1.9 से छोटी और कोई नहीं है। फिर P6 का कैलकुलेट करेंगे, P6 का 1.9 से छोटी कौन सी वैल्यू, 1.9 से छोटी ये वैल्यू है, यानी P7 आ जाएगा, दैट्स इट, P7। इसी तरीके से P7 का कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे एक वैल्यू आपकी ये आ गई, दैट इज P4, P5, P6, P4, P5, P6, और यहाँ पे इसके अलावा P8 आ गई, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे दैट्स इट, ये सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फिर P8 आ गया, मतलब ये थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, बट ठीक है, एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा। 1.9 से छोटी आपके पास कौन सी है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, दैट इज P5, P7 लिख देते हैं यहाँ पे, P5, P7, और 1.9 से छोटी वैल्यू कौन सी है जी, और कोई भी नहीं है। फिर यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे 1.9 से छोटी वैल्यू कौन सी है जी, 1.9 से छोटी वैल्यू आपके पास जो है वो सिर्फ एक आई है, दैट इज P12, तो P12 यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद P10 के लिए देखते हैं जी, ये आ गई आपकी P1 आ गई, यहाँ पे P1 1.9 से छोटी है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई, दैट इज P11 आ गई, ठीक है, और बस खत्म। फिर आपके पास P11 में देखो जी, P11 में 1.9 से छोटी एक तो ये वैल्यू आ गई, दैट इज P2। फिर 1.9 से थ्रेशोल्ड से छोटी कौन सी वैल्यू है जी, यहाँ पे आपके पास 1.9 से छोटी एक, और ये भी, दैट इज दिस वन, P10 आ गई, और लास्ट वाली एक और वैल्यू भी आई थी, दैट इज P12। बस इसी तरीके से लास्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं। P12 आपके पास यहाँ पे आ गई, P12 में 1.9 से छोटी कौन सी वैल्यू है जी, 1.9 से छोटी सिर्फ एक वैल्यू है, ये वाली, और एक ये वाली, तो दैट इज P9 एंड P11, P9 एंड P11। जब ये सारी वैल्यूज मेरे पास निकल के आ गई, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है,
मिनिमम पॉइंट आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले तो आपस में दूरी कितनी होनी चाहिए, एक क्राउड को आइडेंटिफाई करना है, कितने लोग आपस में पास करने, और एक क्राउड में कितने लोग होंगे तब आप उसको क्राउड बोलोगे। 4 लोगों को भी बोल सकते हो, 10 लोगों को भी क्राउड बोल सकते हो। जैसे लगती है ना कि धारा 144 लगी जी, तो 4 लोग इकट्ठे नहीं घूम सकते, तो वो इसी तरीके से मुझे यहाँ पे चेक करना है कि एक क्राउड में, तो यहाँ पे आपने लेट्स सपोज मिनिमम पॉइंट ले लिया 4, ये आपको गिवन है कि जो आपका मिनिमम पॉइंट है वो कितने आपके 4, मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस जगह पे 4 लोग इकट्ठे आ गए। यहां पे तो 3 लोग आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉइस बोलेंगे। जिसमें 4 लोग इकट्ठे आ गए वो क्या हो गया, आपका कोर हो गया, मतलब वो एक क्लस्टर बन गया। तो ये आपका एक कोर वैल्यू होगी। P2 यहां पे क्या है, कोर है, मतलब वो एक क्लस्टर का सेंटर पॉइंट है और बाकी के सारे उस क्लस्टर में आएंगे। बस ये सिंपल सा फंडा है। अब इसमें 4 लोग आए नहीं आए तो ये नॉइस है, 4 लोग आए नहीं आए, 4 लोग आए नहीं आए, 4 लोग आए नहीं आए, 4 या 4 से ज्यादा, मिनिमम पॉइंट 4 है ना, तो यहां पे 5 आ गए, तो भैया ये भी क्या हो गया, एक क्लस्टर हो गया। और आपका P7 क्या है, कोर वैल्यू है। बस ये आइडेंटिफाई करना है। ये तो भैया नॉइस है। P9 भी नॉइस है क्योंकि P9 में भी सारे लोग नहीं आए, 4 से ज्यादा नहीं आए, और P10 में भी 4 से ज्यादा नहीं आए, 4 भी नहीं आए, तो यहां पे ये भी नॉइस हो गया। P11 में 4 आ गए, तो यानी ये मेरा एक क्लस्टर भी है, और यहां पे P11 क्या है, मेरा कोर है, और यहां पे भी मेरा जो है वो P12 क्या है, नॉइस है। बस ये आपको आइडेंटिफाई करना। अब यहां पे आपको ये पता लग गया क्लस्टर में कौन कौन से आएंगे, 3 क्लस्टर है। P2 वाला एक क्लस्टर हो गया, एक P7 हो गया, और एक P11 हो गया, बाकी के सारे क्या है, नॉइस है। तो मैंने वही चीज यहां पे लिख दी, सिर्फ इस पे फोकस करो अभी जो मैंने यहां पे लिखा है, दैट्स इट। ये जब आपके पास हो गया, अब सिर्फ लास्ट स्टेप बचा है। लास्ट स्टेप में क्या है, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये बॉर्डर बन सकता है। जो क्लस्टर है वो तो क्लस्टर ही रहेगा, वो तो हमें फाइनल हो गया क्योंकि इसमें तो 4 या 4 से ज्यादा लोग हैं। लेकिन जो नॉइस है ना, नॉइस वाला बॉर्डर भी बन सकता है। बॉर्डर कैसे बनेगा, जस्ट एक लास्ट स्टेप है, आपको ये चेक करना है कि जो P1 एक नॉइस है, क्या P1 किसी भी क्लस्टर का पार्ट है, किसी भी क्लस्टर का, या तो P1 P2 का पार्ट हो, या फिर P1 जो है वो P7 का पार्ट हो, या फिर P1 जो है वो P11 का पार्ट हो। तीनों में से किसी में भी आ रहा है। देखो क्या P1 आपका P2 में आ रहा है, लो P2 में ही आ रहा है, किसी भी एक में अगर आ रहा है, चाहे वो यहां पे आ रहा हो, यहां पे आ रहा हो, देखो यहां पे नहीं आ रहा, लेकिन P2 जो है वो P1 आपका P2 का पार्ट है, क्लस्टर का पार्ट होना चाहिए। तो यस, P1 आपका क्लस्टर का पार्ट है, तो इसको हम क्या टैग दे देंगे, तू नॉइस नहीं है, तू बॉर्डर है। और दे लो जी, यहां पे अब स्टैंप लग गया, ये बॉर्डर है, ये तो क्लस्टर ऑलरेडी लग चुका है। अब P3 भी देखेंगे। P3 देखने के लिए मैं अगेन क्या चेक करूंगा, रिपीट करना है मेरे साथ साथ। P3 क्या P2 का पार्ट है, या P7 का, या P11 में से किसी का भी पार्ट हो, तो P3 आपका, लो जी, P2 का पार्ट है, क्लस्टर का पार्ट है, तो बस आपको इसको भी क्या स्टैंप लगा देनी है, बॉर्डर की। बस इसी तरीके से आपको सभी को चेक करना है। अब यहां पे आपको ध्यान देना P9 वाला, P9, सिर्फ एक P9 देख लो जी। P9 क्या P2 के अंदर आ रहा है, इस क्लस्टर में P9 नहीं आ रहा। क्या P7 क्लस्टर में P9 आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या इस क्लस्टर में P9 आ रहा है, नहीं। अरे यार, ये बेचारा किसी में भी नहीं आया, तो यानी अब इसको स्टैंप लगा दी कि तू नॉइस का नॉइस ही रहेगा। बट देखो बाकी जो है वो बॉर्डर में कन्वर्ट हो गए। बस आपको सिर्फ ये चीज जब चेक कर ली, अब कुछ नहीं है जी, अब मजे से आपको क्या बनाना है, क्लस्टर बनाना है। मतलब ग्राफ के ऊपर हमने ये सारे पॉइंट्स यहां पे लिख लिए हैं, जितने भी मेरे पॉइंट्स है वो सारे के सारे 12 पॉइंट्स हमने, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, हमने बना दिया जी। अब उसके बाद इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, क्लस्टर में फॉर्म करना है। कैसे करोगे, बस आपको पता है यहां पे P2 में कौन कौन आया, P2 में आपके पास P1 P2 P3 P11, बस सिर्फ ये देख लो जी, P1 P2 P3 एंड P11, तो P11 आपके पास ये बनेगा जी। लो जी, इस तरीके से यहां पे चाहिए आप इसको ऐसे बना लो, ठीक है, ये तो दिल्ली बन गया था, लो जी, ठीक है, इस तरीके से आपका एक क्लस्टर बन गया। ऐसे ही आपके पास दूसरा क्लस्टर बना लो जी। दूसरा क्लस्टर कौन सा था, P4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 कहां है जी, लो जी, 4 5 6 7 8, लो जी, ये क्लस्टर नंबर 2 बन गया, ये क्लस्टर नंबर 1 बन गया। अब एक और क्लस्टर हमारे पास था जी, वो क्लस्टर था P11 जहां पे कोर पॉइंट था, तो P11 2 10 12, 10 11 12 एंड 2, इसको ऐसे याद रख लेते हैं, 10 11 12 एंड 2, 10 11 12 एंड 2, मतलब ये वाला 10 11 12 एंड 2, ठीक है, ये लो जी, इस तरीके से आपका ये क्लस्टर
3 बन गया। यानी ये सारे के सारे पॉइंट मेरे किसी ना किसी क्लस्टर का पार्ट बन गए। जो नहीं बना बेचारा P9 वो क्या कहलाएगा, अब फाइनल है जी, ये नॉइस कहलाएगा। बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से सर्विलेंस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कैसा बंदा है जो भैया एक अलग ही खड़ा क्राउड से, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको पकड़ सकते हो कि भैया, मतलब ये एक अनयूजुअल एक्टिविटीज को पता लगाने का एक तरीका है। ये जस्ट आप सिर्फ इसमें नहीं, जहां पे भी इस तरीके से डेंसिटी बेस करना है आप फाइनलाइज कर सकते हो कि कैसे हमें ये चीज निकालनी है। बस ये सारे स्टेप्स अच्छे से नोट कर लो और इसके अंदर कुछ भी नहीं। इन केस कोई डाउट है दोबारा से फिर सुन लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। थैंक यू।